जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के जो नाम का अर्थ है वो जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर बोलते हैं हम जो भी समीकरण में हमारी अज्ञात राशि होती है। अज्ञात राशि उसको हम चर बोलते हैं, जैसे x, y, z। ठीक है, जो अज्ञात राशि होगी समीकरण में हमारी, वो हमारे चर कहलाएंगे। अब रैखिक समीकरण किनको बोलते हैं? रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण बोलते हैं हम वह समीकरण जिसमें चर पद की अधिकतम घात एक होती है। अधिकतम घात एक होती है, तो +1 बोल सकते हैं आप। ठीक है, अधिकतम घात +1 होती है, वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल से जैसे कि मैंने लिखा है 5x + 3 = 0। यहाँ पर अज्ञात राशि क्या है? हमारी x है। जब अज्ञात राशि x है तो इसका मतलब हमारा चर होगा। x क्या है यहाँ पर? चर। और इसकी घात कितनी है? +1। तो इसका मतलब क्या है? हमारी एक रैखिक समीकरण है। लेकिन चैप्टर में क्या आ गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे बोलेंगे हम? ऐसी रैखिक समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे हमारे। इसमें एक चर था समीकरण में, तो हम इसे एक चर वाली रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। एक चर वाली रैखिक समीकरण, ये हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण होगी। अब दो चर वाली रैखिक समीकरण जिसमें हमारे दो चर पद होंगे, जैसे मैंने लिख दिया 5x + 2y + 3 = 0। इस दी गई समीकरण में हमारे पास दो चर हैं, एक x और एक y। ये दो चर हैं और दोनों ही चरों की घात कितनी है? 1 है। तो चूंकि यहाँ पर चर पद की घात 1 है तो इसलिए रैखिक समीकरण है। दूसरा, दोनों ही और दी गई समीकरण में दो चर पद हैं हमारे, तो इसलिए दो चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, और इसकी मानक जो समीकरण होती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो मानक समीकरण होती है वो होती है हमारी ax + by + c = 0, जहां a, b तथा c ये हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। ये पहले ही बता दिया गया है, इसमें देखो A, B, C। अब इनको आप चर नहीं कहोगे, ये पहले बता देगा कि A, B तथा C है वास्तविक संख्या होंगी। तो इसमें चर क्या होंगे? चर केवल x और y होंगे। ठीक है, चर के रूप में यहाँ पर x और y होंगे। A, B, C के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसे अगर हम यहाँ से इसकी तुलना करें मानक समीकरण की, तो यहाँ पर A का मान क्या होगा? हमारा 5, B का मान हो गया 2 और C का मान हो गया 3, और x और y अपने स्थान पर ही रहेंगे, जो कि है चर रहेंगे। तो यह मानक समीकरण कहलाती है हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण की मानक समीकरण है। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली दशमलव के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ।
आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले या पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो क्वेश्चन जितना पढ़ेंगे उतना ही पहले नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट दिए गए हैं, एक आफताब और एक उसकी पुत्री। तो पहले हम आफताब की आयु को मानते हैं। माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं x वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु को मान लेंगे हम y वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु हमने मान ली है y वर्ष। ठीक है। अब इसने कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो जितने भी क्वेश्चन आयु वाले होंगे हमारे, यदि पूर्व या पहले वर्ड आया तो जितनी भी आयु कहेगा वो माइनस होगी वर्तमान आयु में से। और यदि बाद या पश्चात वर्ड आया, बाद या पश्चात शब्द आता है तो जितनी भी आयु कहेगा वो जोड़नी है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन में कहा गया है इसमें कि 7 वर्ष पूर्व से 7 गुनी आयु का हो जाएगा। ठीक है। अब 7 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, आफताब की आयु, चूंकि पूर्व वर्ड आया तो हमें माइनस करनी, कितना 7 वर्ष पूर्व का आना, तो x में से 7 माइनस कर देंगे। अब इसी तरह से पुत्री की आयु निकाल लेंगे। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो y माइनस 7 कर देंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम शर्त में, पहली कंडीशन में, फर्स्ट शर्तानुसार कि आफताब 7 वर्ष पूर्व अपनी आयु लड़की की 7 गुनी आयु के बराबर है। तो ये आफताब की आयु है और ये इसकी पुत्री की आयु है। हमें पहले से ही पता है कि आफताब की उम्र ज्यादा है और उसकी पुत्री की आयु कम है। तो इक्वल कैसे करेंगे हम? यदि इन्हें इक्वल करना हो तो इक्वल एक ही कंडीशन पर होंगे कि इसने कहा है कि 7 गुनी आयु हो जाएगी इसकी आफताब की, अर्थात ये 7 गुना बड़ा हो जाएगा इससे। तो इन्हें इक्वल करने के लिए हम पुत्री की आयु में 7 से गुना करेंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। थोड़ा इस साइड से मुझे आप रख पा रही हूँ, जैसे मैंने लिखा है 14 है ये और ये 2 है। मैंने कहा 14 2 का 7 गुना है। किसका गुना है? 2 का। यहाँ पर किसकी गुनी है? पुत्री की आयु की, तो पुत्री की आयु। ठीक है, इसकी गुनी है ना। कितना गुना है? 7 गुना, तो इसमें ही 7 से गुना कर देंगे। जिसका गुना है उसमें ही करेंगे। पुत्री की आयु का गुना कितना गुना? 7 गुना, तो 7 से पुत्री की आयु में ही गुना करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। x माइनस 7y बराबर माइनस 7 सत्ते 49। ये अचर पद एक साइड में और चर साइड पर एक साइड में कर लेना। तो x माइनस 7y माइनस 49, ये माइनस के साथ इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा हमारा। x माइनस 7y माइनस के 42 बच जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। प्रथम शर्त यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब सेकंड शर्त पर चलते हैं। सेकंड शर्तानुसार देखते हैं क्या कहता है सेकंड शर्त में। क्वेश्चन रिपीट पढ़ते हैं दोबारा से। अब इसने कहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद का है, तो पहले 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लेंगे। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, तो बाद के लिए मैंने बताया कि जोड़ना है। कितना? 3 वर्ष का आना, तो 3 जोड़ दिया। x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा हमारा।
इसी तरह पुत्री की आयु निकाल लेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो y प्लस 3 हो जाएगी हमारी। कंडीशन कही है इसने कि वो अपनी लड़की की आयु के 3 गुने के बराबर हो जाएगा। तो पुनः से ही आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु के जिसकी आयु के उसमें ही गुना हो, कितने गुना है 3 गुना हो जाएगा, 3 से गुना कर दिया। ठीक है, जैसे कि मैंने समझा था जिसका गुना किसका गुना था 2 का, तो 2 में उसमें ही गुना करेंगे, कितना गुना 7, जितना गुना होगा उससे गुना करेंगे। ठीक है, x प्लस 3, 3 के अंदर गुना करेंगे 3y, 3 की 3 में करेंगे 3 3 9, ये 3y इस तरफ, ये 3 इस तरफ से जाएगा हमारा, तो ये 3y इस तरफ आकर लेफ्ट में आकर हमारा माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 3 हो जाएगा ये, तो x माइनस 3y, 9 में से 3 जाकर 6, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। ये था हमारा बीजगणितीय रूप। ठीक है, बीजगणितीय निरूपण कहलाता है बीजगणितीय रूप। अब हम ग्राफी निरूपण करेंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का ग्राफी निरूपण करेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी और इक्वेशन नंबर सेकंड ये है। ठीक है, तो ग्राफी निरूपण करने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी हम x या y की वैल्यू निकालेंगे वो हमारी भिन्न में ना आए, ये कोशिश हमें ज्यादा से ज्यादा करनी है, हमारे पूर्णांक नंबर ही मिले। ठीक है, ये हमारी ट्राई रहेगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम। यदि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये माइनस के साथ 42 के बटे में चल जाएगा, माइनस के, इस माइनस से माइनस कैंसिल होने पर 7 6 42 प्लस के 6 मिल जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू प्लस 6, यदि y की वैल्यू 0 मान लो, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे 42 यानी 42 मिल जाएगी पूरी, माइनस के 42। अब इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। यदि यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये माइनस के 3 y 6 के बटे में चल जाएगा, 3 दूनी 6, y की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी जो कि एक परफेक्ट नंबर है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण संख्या। दूसरा, अब यदि मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे प्लस के 6। ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा था कि मैं हमें x और y की वैल्यू पूरा नंबर ही मिलना चाहिए, बटे में नहीं आनी चाहिए, ऐसी ट्राई करनी है। यहाँ पर 0 पूरा है हमारा, 6 भी -42 भी, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कोई भी भिन्न संख्या नहीं है हमारी, कोई भी वैल्यू। तो अब इसके बिंदु लिख लेते हैं हम 0,6 व -42,0, और इसके लिए जाएगा हमारे 0,-2 व 6,0। चूंकि हम x अक्ष को पहले शो करते हैं तो इसलिए x को निर्देशांक के लिए पहले लिखा बिंदु और y का बाद में। अब हम ग्राफ x और y ड्रॉ करते हैं। माइनस के 42 आ रहा है और 42 हमारा 6 का गुणा जो होता है, 6 से तो 42। यदि हम 6 का पोर्शन भी लेते हैं, एक बिंदु की 6 इकाई की दूरी लेते हैं, गैप रखते हैं, तो 7 पॉइंट हमारे आसानी से ड्रॉ हो सकते हैं और चित्र भी ज़्यादा छोटा नहीं होगा हमारा। तो यहाँ पर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो गैप रखेंगे वो 6 इकाई का रखेंगे। माइनस की 42 है हमारा, तो माइनस की x अक्ष इस तरफ होगा हमारा, ये प्लस की x अक्ष होगा, प्लस y ये माइनस होगा। तो इस तरफ माइनस की 42 ड्रॉ कर लेते हैं पहले, -6 -12 -18, यहाँ पर 6 चौके 24 आ जाएगा हमारा, 6 पंजे 30, 6 सते 42, सॉरी 6 छंगे 36, 6 सते 42 आ गया। ये हमारा -x अक्ष आ गया।
ठीक है। 0,6 वाई एक्स पर प्लस के 6 हो रहा है, ये वाई एक्स पर प्लस 6। अब दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं, दूसरी इक्वेशन में 0,-2 यानी कि एक्स अक्ष पर -2, यहाँ पर -6 है तो -2 कहीं हमारा ये होगा, एक्स अक्ष पर प्लस के 6। देखिए मैं यहाँ पर अंदाज से ही इनका गैप रख रहा हूँ, आपको 50 से एक्यूरेट गैप रखना है, जितना यहाँ पर गैप है उतना ही यहाँ पर होना चाहिए, उतना ही यहाँ पर, बराबर बराबर गैप रखोगे तो आपका क्वेश्चन भी एक्यूरेट होगा, सही होगा, ग्राफ भी सही खींचेगा। तो चलिए अब बिंदु को ड्रॉ करते हैं। एक्स अक्ष पर 0 है और वाई अक्ष पर 6, तो वाई अक्ष पर प्लस के 6 और एक्स अक्ष पर 0, तो ये हो जाएगा हमारे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। अब एक्स अक्ष पर -42, वाई का मान 0 है, तो -42 और वाई का मान 0 पुट कर दिया, ठीक है। एक्स अक्ष पर 0, वाई पर -2, वाई पर -2 कहा है इसने, सॉरी हमने यहाँ पर एक्स अक्ष पर -2 डिनोट कर दिया, यहाँ पर हम -2 वाई पर बोल रहा था, तो वाई पर -2 ये रहा, ठीक है। और एक्स पर 0, तो एक्स 0 इसके सामने लगा दें, तो 0,-2 हो गया। एक्स पर +6, वाई पर 0, तो 6,0 हो गया। 0,-2 को 6,0 से मिलाना है, ये मिला देंगे, ठीक है। दोनों बिंदु मिल गए हैं, ये किस इक्वेशन के बिंदु है, इस इक्वेशन को पुट कर देंगे, x - 3y = 6, -0,6 और -42,0, ये दोनों बिंदु आपस में यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। किस इक्वेशन के बिंदु है, इस इक्वेशन का नाम लिखते हैं x - 7y = -42। ये हमारा ग्राफी निरूपण हो गया। आपको थोड़ा ऊंचा नीचा तिरछा लग सकता है, क्योंकि मैंने एक्यूरेट नाप पे नहीं है, अंदाजे से इनका गैप रखा है। तो आप जब कॉपी में ड्रॉ करो तो एक एक पॉइंट को एक्यूरेट मेजर करोगे तो अच्छा ग्राफ बनेगा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ देता हूँ, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, ठीक है। इसमें 2 पक्ष आ गए हैं हमारे, एक तो गेंद का और एक बल्ले का पक्ष, ठीक है। 3900 रुपये में है दोनों चीजें, पहले इतना पढ़ दिया है हमने। अब ये सोल्व करते हैं जो भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, बल्ला और गेंद रखी गई है यहाँ पर, तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है मान लिया हमने, और एक गेंद का मूल्य इसको y रुपया मान लिया हमने, ठीक है। अब इसने कहा है कि 3 बल्ले और 2 गेंद का मूल्य 3900 रुपये। तो प्रथम शर्तानुसार 3 बल्ले हैं तो 3 × x, ठीक है, 3x, 2 गेंद है 2y, टोटल इनका कितने रुपए हो गए हैं 3900 रुपये। इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है हमारी, ठीक है। अब हम सेकंड शर्त पढ़ते हैं इसकी। सेकंड शर्त में कहा इसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में है। सेकंड शर्त अनुसार एक बल्ला यानी x, ठीक है, एक बल्ला x रुपये का है और 2 गेंदे 2y, ये 1300 रुपये में है, ठीक है। एक बार देख चेक कर लेता हूँ सही बल्ला है, ठीक है। एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में। इसको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है हमें। बीजगणितीय रूप में हमारा ये व्यक्त हो ही गया है, अब ग्राफ बनाना है इसको, क्योंकि इक्वेशन बनाने में कोई हमें ज्यादा लंबी सरल नहीं करना पड़ा इसको।
अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण करते हैं इसका। इक्वेशन रखी हमने फर्स्ट 3x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 1300, सॉरी यहाँ पर 3900 आएगा। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू, x और y की वैल्यू समीकरण 1 के लिए, यहाँ पर समीकरण 2 के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू। चलिए, जो पॉइंट मैंने बताया था उसको ध्यान में रखना है कि x और y की किसी की भी वैल्यू हमें भिन्न में नहीं लेनी है। हमें कोशिश करनी है कि वो पूरा पूरा ही नंबर मिले, हमें भिन्न में ना मिले। तो यदि x को 0 मानता हूं मैं, तो 3x 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। 3 की गुणा 0 हम करेंगे 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यदि मैं 0 मान ली तो 2 से y, सॉरी y बराबर क्या हो जाएगा, 2 3900 बटे 2, यानी कि 2 से 3900 काट सकते हैं हम। जी बिल्कुल काट सकते हैं। 2 ही कम 2, 2 निम 18, ठीक है, 2 पंजे 10, 0, यह जाएगा हमारा 1950, जो कि पूरा पूरा नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम y को 0 माने तो 3 से 3900 3 बटे में चल जाएगा इसके, तो 13 3 39, तो ये हमारा 1300 हो जाएगा, जो कि पूरा पूरा नंबर है। x और y की वैल्यू में यहाँ पर आसानी से मिल गई है। ठीक है, अब इस पर आते क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। x को यदि हम 0 मानते हैं तो y की वैल्यू 2 बटे में चला जाएगा 1300 में। 1300 का आधा कितना हो जाएगा, 2 6 के 12 65, 650 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि y को 0 मानते हैं तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 1300। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब इसका पॉइंट लिख देते हैं हम, 0,1950 व 1300,0। इसी प्रकार इसके 0,650 व 1300,0। अब हम ग्राफ पर डिनोट करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू जो है हमारी 1950 है, और जो कि y एक्स पर है हमारे, और धनात्मक y एक्स पर है। ठीक है, तो धनात्मक y एक्स को हमें ज्यादा छोड़ना होगा, इसके लिए जगह हमें ज्यादा रखनी होगी। ऋणात्मक तो कोई एक्स है नहीं इसमें, तो ऋणात्मक y एक्स और x अक्ष हम न के बराबर ही छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ना तो ऋणात्मक में x अक्ष के पर कोई है, ना ही y अक्ष पर है। धनात्मक y एक्स को हमने के लिए ज्यादा स्पेस इसलिए छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर धनात्मक y एक्स के लिए सबसे बड़ी वैल्यू 1950 है हमारे पास। अब गैप की बात आती है कि दो इकाइयों के दो बिंदुओं के बीच कितना कितना गैप लेना है। यदि हम 200 का गैप रखते हैं तो 2 निम 18, तो 9 पॉइंट लगभग 2 दाम 20, 10 पॉइंट हमें ड्रॉ करना है कम से कम। और यदि हम 300 का गैप रखते हैं तो 3 6 18, तो 3 का गैप रख लेते हैं। चलिए, ठीक है, 300 600 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 21। ठीक है भाई, अब यहाँ पर भी ऐसे 300 3 दूनी 6 3 3 9। ठीक है, 3 चौक 12 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा
ठीक है। अब देखो 1950 है हमारा, वाई एक्स पर है 1950, तो 1800 के बाद लगभग यहाँ पर मान लेंगे हम 1950। ठीक है। अब वाई एक्स पर 650 भी हमारा, तो 650 लगभग यहाँ पर मान लेंगे। 0,650, तो जीरो इसके सामने लगा देंगे क्योंकि एक्स एक्स पर 0 है, यहाँ पर भी एक्स एक्स पर 0 है, तो 0,1950 लिख देंगे। एक्स एक्स पर 1300 है, तो 1200 के बाद 1300 यहाँ पर हो जाएगा हमारा। वाई एक्स पर 0 है, तो वाई 0 यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है। 650 सारे हो गए हमारे ड्रॉप। ठीक है। 0,1950 को 1300,0 से मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। ठीक है। कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन लिख देते हैं 3x + 2y बराबर 3900। अब 0,650 ये रहा, 1300,0 इसको भी 1300,0 से मिलाना है। ये कौन सी इक्वेशन है? इसका नाम लिखते हैं x + 2y बराबर 1300। ठीक है। ये हमारा ग्राफ निरूपण होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने थोड़ा हद रो पहले से ही कर दिया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ पहले, ठीक है, फिर यहाँ से आपको समझा दूंगा जितना मैंने लिखा है। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो यहाँ तक आपने मैंने पढ़ाया और यहाँ तक मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें दो पक्ष दिए गए हैं, एक सेब और एक अंगूर। तो पहले पक्ष में हमने मान लिया कि माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है और अंगूर का मूल्य 1 किलोग्राम का y रुपये है। तो इसने 2 किलोग्राम सेब का, तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर प्लस कर दिया, दोनों कितना है 160 रुपये। तो 1 किलोग्राम सेब x थे तो 2x हो जाएगा 2 किलो। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये था तो y बराबर 160। फर्स्ट कंडीशन ये कंप्लीट हो गई। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन में कहा इसने 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। तो 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर टोटल है इनका 300 रुपये। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेब के लिए 4x हो जाएगा और अंगूर के लिए 2y बराबर 300। यहाँ से हम पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 दूनी 4 ये 300 बटे में 2 बचा देंगे इसको। तो 2x + y बराबर 300 बटे 2 हो जाएगा हमारा। तो 2x + y बराबर 300 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 150। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है। ये आपका बीजगणितीय निरूपण हो चुका है। इसका ग्राफिक निरूपण करेंगे। ठीक है। यहाँ पर पहले हम इसके बिंदु डिनोट कर लेते हैं। 2x + y बराबर 160 इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी। यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए लिख लेंगे 2x + y बराबर 150। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी। तो फर्स्ट के लिए बिंदु x और y, यहाँ पर सेकंड के लिए बिंदु x और y। अब यदि मैं x के लिए 0 मानता हूँ, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो y की वैल्यू हमारी कितना जाएगी 160। ठीक है। अब y की वैल्यू यदि मैं 0 कर देता हूँ, मान लेता हूँ, तो ये 2 x की गुणा में से 160 के बटे में चल जाएगा, तो 80 दूनी 160, तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी। अब यदि x की वैल्यू यहाँ पर 0 मान लूँ मैं, तो y की वैल्यू 150 आ जाएगी। अब नेक्स्ट y को 0 मानना है,
यदि y को 0 मानते हैं तो 2 जो है गुना में है 150 के बटे में चल जाएगा। तो 150 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 75 आ जाएगा। तो बिंदु आ गए हमारे 0,160 व 80,0, 0,150 व 75,0। अब सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बिंदु में। हमारे पास सबसे बड़ी है इनमें 160 जो कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है। ऋणात्मक दिशा में कोई पॉइंट नहीं है मिला हमें कि ऋणात्मक एक्स अक्ष हो या ऋणात्मक वाई अक्ष पर कोई बिंदु हो हमारा। तो ऋणात्मक अक्ष जो है हमारे वे हमारे नाम के लिए खींचने सिर्फ, मतलब बहुत ही कम लेना है पोर्शन इनका, क्योंकि कोई बिंदु हमारा ऋणात्मक अक्ष पर नहीं है। अब 160 और इससे छोटा है हमारा 150। तो यदि हम 20-20 का गैप रखते हैं तो 20 रखते हैं 160। 8 पॉइंट हम इसको ड्रॉ करने होंगे धनात्मक एक्स पर, सॉरी धनात्मक वाई एक्स पर है, यहाँ पर धनात्मक वाई एक्स पर है। एक्स एक्स पर तो हमारा 80 तक ही है। तो 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 20 चौका 80। ये आ गए हमारे धनात्मक एक्स एक्स पर। धनात्मक वाई एक्स पर लेना है हमें 160 तक। तो 20 दूनी 40, 20 तीय 60, 20 चौका 80, 20 पंच 100, 20 सिक्के 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160। ऋणात्मक ना तो वाई एक्स पर हमारा कोई बिंदु ना ही ऋणात्मक एक्स एक्स पर है, तो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। 0,160 एक्स एक्स पर 0 और वाई एक्स पर 160, तो 0,160 हो गया। एक्स एक्स पर 80, वाई पर 0, एक्स एक्स पर 80, वाई के लिए 0, ये 80,0 हो गया। दोनों बिंदु को एक दूसरे से मिला देते हैं। इक्वेशन का नाम लिखते हैं, कौन सी इक्वेशन है? 2x + y = 160। ठीक है जी। अब सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। 0,150 वाई एक्स पर 150 है, ये हमारा 140 है, तो इन दोनों के बीच में 150 होगा। तो 0,150 हो गया हमारा एरिया। 75,0 एक्स एक्स पर 75, तो ये 80 है, तो 75 इसके नियरेस्ट होगा। तो 75,0 यहाँ पर मान लिया हमने, इन दोनों को यहाँ इसकी इक्वेशन नीचे लिख देंगे यहाँ पर। 2x + y = 150। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं।